स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रो पावर के बारे में। एक बड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इसके बारे में। तो पहले ये समझना होगा कि हाइड्रो पावर आता कहाँ से। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो हाइड्रो पावर सोलर पावर है। और सोलर पावर पानी को मूव करता है। जो आप स्कूल में पढ़े होंगे वाटर साइकिल, यानी समुंदर है, समुद्र में पानी भाप बनता है, भाप बन के ठंडे जगह पे जाता है, जनरली पहाड़ी एरिया पे, वहाँ पे बारिश बन के गिरता है और उससे ये साइकिल रिपीट होता है। ये साइकिल की एनर्जी सन से आती है। तो आप पानी से जो एनर्जी निकाल रहे हैं, खास करके मूविंग वाटर से, वो आपको मिल रहा है सोलर एनर्जी से। तो इसीलिए ये एकदम शुद्ध तरीके से कहा जाता है रिन्यूएबल, क्योंकि सन की एनर्जी तो खत्म होने से रही। तो आपको वो टेंशन नहीं लेना। और पानी जो है, पानी की डेंसिटी बहुत होती है। तो अगर आप पवन चक्की की बात करें तो वो ज़्यादा एनर्जी नहीं दे पाता, क्योंकि हवा डेंस नहीं है। पानी एकदम उल्टा है। प्लस पानी से एनर्जी निकालना बहुत ही सरल होता है। ये एक तौर से आप ऐसा समझिए कि हम लोग सोलर पैनल, आप सोच सकते हो कि सिंपल है, सोलर पैनल लगाए काम हो गया। आप ये समझिए सोलर पैनल को बनाना एक सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी है। अच्छों की बैंड बच जाती है। आधा लोगों को तो समझ भी नहीं आएगा कि सिलिकॉन कैसे बिहेव कर रहा है, क्यों बिहेव कर रहा है। वहीं पे अगर ये मतलब पानी चक्की की बात करें तो ये हम लोग आदिम जमाने से इस्तेमाल कर रहे हैं। और पहला हाइड्रो पावर प्लांट जो बनाया गया था वो 1882 में बनाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी सिंपल है। मतलब ये देखते हैं, समझ में आता है और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा हुआ नहीं है, ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। तो ये काम कैसे करता है, यहाँ पे आप समझिए कि नदी जो आता है और मतलब डैम में जो नदी आ रहा है और डैम से जो बाहर निकल रहा है, दोनों बराबर होता है। जो आप रिजर्वायर देखते हैं, उस रिजर्वायर का एक काम होता है, वो बफर की तरह काम करता है। यानी कि मतलब हिसाब बनाया गया कि यहाँ पे हम डैम बनाएंगे। डैम के लिए हिसाब बन गया कि भैया इतना पानी का आउटपुट होना चाहिए रेगुलर, तब हमको मान लीजिए 500 मेगावाट मिलता है, ठीक है। इस हिसाब से रिजर्वायर बना चाहिए। और रिजर्वायर का काम होता है कि गर्मी में जब पानी का लेवल घटेगा तो भी रिजर्वायर मेंटेन करे। मतलब समझिए गर्मी में रिजर्वायर डिस्चार्ज होता है, जब बारिश में वो रिचार्ज हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके रिजर्वायर का काम सिर्फ और सिर्फ फ्लो को मेंटेन करना रहता है, कि एक फ्लो कॉन्स्टेंटली चले। और वो रिजर्वायर जितना ऊपर चलता जाएगा उतना ज़्यादा आपको ये मिलेगा। मतलब वाटर लेवल जितना हाई रहेगा उससे कहेंगे हेड प्रेशर बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा हेड प्रेशर रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा आपको। तो ये समझिए कि हम लोग को ये सब सोचने से पहले देखना होगा कि सूटेबल वाटर सोर्स है कि नहीं। क्योंकि काफ़ी बार शुरू शुरू में लोग इस पे बना रहे थे, झरनों पे, झरना पे बना रहे थे, लेकिन झरना आ रहा था, बिजली जो उसकी आ रही थी वो आ रहा था किसी रिजर्वायर पे जो पहाड़ के ऊपर था, जो कि सिर्फ और सिर्फ बारिश में रिचार्ज होता था। 1-2 साल बारिश नहीं हुआ, काम खत्म। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, डैम जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा उसमें एनर्जी लगेगी बनाने में, उतना ही ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये नदी सूखेगा कि नहीं। ये सब सोचना पड़ता है। और रिजर्वायर आपको वाटरफॉल बनाने देता है। मतलब आप सीधे सोचिए, पानी को रोकते रहें, पानी का इनपुट होता है और फिर आउटपुट बैलेंस कर देते हैं। इनपुट आउटपुट हमेशा बैलेंस रहना चाहिए, अगर नहीं होगा तो पीछे फ्लडिंग होता चला जाएगा। और इसके बाद जो पानी निकलता है इसे टरबाइन में डालते हैं। और टरबाइन आपको कई जगह पे इसी तरह का देखने को मिल जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही हो। अलग अलग हेड प्रेशर पे, अलग अलग पावर रिक्वायरमेंट पे अलग अलग टरबाइन इस्तेमाल करता है। मैंने नीचे एक बहुत अच्छा आर्टिकल दे दिया जो 5-6 तरीके के जो टरबाइन खास तौर पे इस्तेमाल होते हैं, उसका डिटेल ब्रेकडाउन दे दिया है। और ये समझिए टरबाइन जनरेटर चलाता है। यहीं पे सबसे बड़ा फायदा आता है हाइड्रो डैम का। हाइड्रो डैम इतना सिंपल होता है कि ये बहुत हाई इफिशियंसी पे चला जाता है। यानी कि कोयले के कंपेयर में अगर आपको दिया है तो कोयला करता क्या, कोयला जलाते हैं, गर्मी मिलता है, गर्मी से आप स्टीम बनाते हैं, स्टीम से आप टरबाइन चलाते हैं। यहाँ पे क्या रहा है, पानी मूव कर रहा है, उसमें टरबाइन निकाले, टरबाइन से डायरेक्ट जनरेटर कनेक्टेड है। स्टेप बहुत कम लेता है एनर्जी को कन्वर्ट होने में। फायदा बहुत हाई इफिशियंसी हो जाती है। यानी कि ये लगभग 80% एनर्जी निकाल सकता है पानी से। तो ये काफ़ी सरल सिंपल होता है। और आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि 500 मेगावाट चाहिए, 50,000 मेगावाट चाहिए, या पे जब तक आपके पास नदी है वैसा। तो अब बात करते हैं, डैम को जनरली 3 स्केल में बांटा जाता है। एक होता है लार्ज हाइड्रो, मेगा हाइड्रो भी आजकल बोलना जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन जनरली आप 30 मेगावाट से ऊपर के पावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब आप लार्ज हाइड्रो में हैं। अब आपका पावर प्रोजेक्ट का अलग से रिक्वायरमेंट किया जाएगा, उसमें अलग से मतलब जो उसके पीछे रिजर्वायर बनेगा, ज़्यादा बड़ा जगह खाएगा। मतलब समझिए गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। स्टेट गवर्नमेंट से नहीं हुआ, ये नेशनल गवर्नमेंट से बात होगी। फिर स्मॉल हाइड्रो का बात कर रहे हैं। स्मॉल हाइड्रो 30 मेगावाट से 100 किलोवाट के अंदर होता है। ये स्टेट गवर्नमेंट संभाल सकती है, काफ़ी सारे छोटे कम्युनिटी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और आप अगर अभी आजकल गंगा का सोर्स पे पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी जगह पे स्मॉल हाइड्रो मिलेगा, जो कि 15 मेगावाट का पावर प्लांट है, 20 मेगावाट का है, बहुत सारा मिलेगा। स्मॉल हाइड्रो इसे कहा जाता है। अब फिर आप बात करते हैं कि जैसे अगर आप बहुत बहुत मतलब नेपाल में काफ़ी जगह पे आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे माइक्रो हाइड्रो मिलेगा, यानी कि 100 किलोवाट से कम। तो आप बोलेंगे यार 100 किलोवाट में क्या फ़ायदा है। पहले बात आप ये समझिए कि 100 किलोवाट वो बनाने में भी कम खर्चा लगता है, लेकिन 100 किलोवाट एक गाँव जैसे एरिया में, या एरिया जो पूरी
पूरी तरह से आइसोलेटेड है, जहाँ पावर लाइन से बिजली नहीं लाई जा सकती, वहाँ पे लिए वो बम है। 100 किलोवाट इतना होता है कि अच्छा से एक अच्छा मोहल्ला चल सके। और अगर हर कोई फ्रिज नहीं रखा है या हर कोई एकदम एसी नहीं चला रहा है, तो आराम से काम चल जाएगा। 100 किलोवाट काफ़ी एनर्जी होती है। तो यही 3 स्केल होता है। लोग मतलब छोटी कम्युनिटी में माइक्रो हाइड्रो इस्तेमाल करते हैं। अगर पानी ठीक ठाक है तब आप स्मॉल हाइड्रो में जाएंगे। पानी बम बम है तब आप लार्ज हाइड्रो में जाएंगे। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा भावना में बहना चाहते हैं, जैसे चाइना की तरह 3 गॉर्जियस डैम बनाने के दरमियान, तब आप बहुत बड़ा एरिया खा सकते हैं। तो ये 3 स्केल होता है। हर डैम का कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान है। ये तीनों स्केल का अलग अलग फ़ायदा और अलग अलग नुकसान होता है। अब बात करते हैं क्या है नुकसान। अब आप ये समझिए कि हर चीज़ तबाही कर देता है, ये तबाही पे तबाही लाता है। और इसकी तबाही जो है मतलब सीधे तौर पे लोगों को दिखता है, क्योंकि जनरली जैसे विंड टरबाइन से तबाही होती है पक्षी के प्रजाति पे। अब बात है कि पक्षी हम लोग उतना केयर नहीं करते, क्या लेना देना है पक्षी जिंदा रहे या नहीं रहे। जैसे सोलर प्लांट्स बनाते हैं, उससे जनरली कम ही नुकसान होता है, लेकिन ज़मीन खराब हो जाता है या खराब हो जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ नुकसान हो रहा है, वो कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, तो लोग कहेंगे यार फर्टाइल ज़मीन में खाना उगाओ। ये आप समझ सकते हो, थोड़ा सा ये सब हम लोग से दूर है कि मतलब हम लोग को टेंशन नहीं, काफ़ी लोग टेंशन नहीं लेते सबके बारे में। लेकिन डैम के बारे में बात करें, ये सीधे ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, सीधे। मतलब ये 1990 से लोगों को समझ में आता है कि डैम एक बहुत खतरनाक चीज़ है, वो सब चीज़ तबाह करता है। क्योंकि डैम का सबसे सीधा असर पड़ता है कि मछली कम हो जाती है। अब आप बोले मछली से मेरे को क्या लेना देना, पहले बात ये समझिए कि मछली काफ़ी लोग खाते हैं जीने के लिए। आप मतलब समझिए लोगों का खाना ही काट डाल रहे हो। और मछली जितना रहेगी पानी में, उसमें बायोडाइवर्सिटी बना रहेगा। बायोडाइवर्सिटी बना रहेगा, वो पानी से जब आप खेती करेंगे तो आपको कम फर्टिलाइजर लगेगा। अब आप समझे कि मतलब आपने एक डैम बना दिया, जैसे चाइना ने एकदम 3 गॉर्जियस डैम बना दिया, 2006 में कंप्लीट कर डाला, सीधे उसके डाउन स्ट्रीम में सीधे बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गया। जो लोग मछली खा के जी रहे हैं खत्म हो गए, मछुआरे खत्म हो गए, वहाँ खेती करना महंगा पड़ गया, क्योंकि अब आप बात बात के लिए फर्टिलाइजर से मतलब ये सीधा नुकसान करता है। और वाटर साइकिल को भी ये डैमेज कर देता है, क्योंकि पानी जो बहता है उसमें नेचुरल फ्लडिंग और ड्राई सीजन आता है। आप उसको एकदम फिक्स कर दिया कि नहीं भैया इतना ही पानी कंटिन्यूसली निकलता रहेगा, ताकि मतलब जनरेटर सही से आउटपुट देता रहे। और बाईपास को जनरली खोला नहीं जाता, बाईपास को कभी कभार खोला जाएगा जब डैम जैसे ओवरफ्लो होने का रिस्क में आ रहा है, तो बाईपास खोल दिया जाता है, या ड्राउट चल रहा है तब खोला जाएगा बाईपास। तो वैसे सब हालत में आप छेड़खानी जिस चीज़ पे कर रहे हैं, ये वाटर साइकिल को बिगाड़ दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि बारिश नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा कि पानी का जो सर्किल है, जो मतलब डाउन स्ट्रीम में होता है कि इस पौधे को ऐसा चाहिए, मतलब फ्लडिंग होगा और सूख जाएगा तब ये पौधा अच्छे से ग्रो करेगा, उसको आप झटका दे रहे हो, वो सीधे के सीधे साफ हो गया। मतलब डाउन स्ट्रीम में एकदम दिख जाता है कि यहाँ पे डैम बना और यहाँ मौत ही मौत, मौत ही मौत, मौत ही मौत, काम खत्म, सब खत्म। तो ये एकदम क्लियर कट दिख जाता है जो लोग आसपास डैम में रहे हैं उनको, कि भैया ये सब कुछ उड़ा देता है। और अगर डैम बहुत बड़ा है, जैसे कि चाइना के केस में ये सबसे बड़ा डैम है, ये इतना बड़ा है कि ये टेक्टोनिक शिफ्ट कर देता है, क्योंकि उतना बड़ा पानी का एकदम एक जगह पे जमा हो रहा, बहुत प्रेशर लागू करता है। अब वो मतलब ऐसा नहीं भूकंप 9 रिक्टर स्केल 8 पे आएगा, लेकिन अगर समझिए रिक्टर स्केल 5 का भी भूकंप रेगुलरली आने लगा, उससे किसी का प्रॉफिट तो होने से रहा। तो ये समझ सकते हैं ये बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। अब बात करते हैं फाइनल बात पे। फाइनल बात ये है कि ये सब अब लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही ग्लेशियर मतलब छोटा होने लगा, लोगों को तुरंत समझेंगे नदी तो तुरंत ही सूख जाएगी, तुरंत मतलब अच्छे से अच्छे डैम स्वाहा हो जा रहे हैं। आप जैसे मतलब गंगा का बेसिन जो है, उस बेसिन में खूब सारे छोटे छोटे डैम लगा दिए, ग्लेशियर ही नहीं हो रहा है, बर्फबारी नहीं हो रहा है, पानी कहाँ से आएगा। और बारिश के जो आप बोले बारिश तो अभी भी हो रहा है, बात सही है, लेकिन बारिश अब पहले हो जा रही है, यही तो प्रॉब्लम है। बारिश अगर पहाड़ों एरिया में होगा तो वो बर्फबारी बनता है, अगर वो पहले ही होने लगा तो सिर्फ फ्लडिंग करके निकल जाता है। तो वैसी हालत में बहुत सारे डैम अब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है कि आपने आज लगाया 100 साल चलेगा, नहीं। अब तो 30-40 साल के अंदर सबको दिख रहा है कि भैया इसका पावर आउटपुट कम हो रहा है, कि मतलब देखते देखते उनको पता है कि ये खत्म हो जाने वाला है। तो और रहा बात 30 साल बहुत आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप ये समझिए 30 साल तो एक आदमी की नौकरी होती है, प्लस आप जो भी बैंक से लोन उठाएंगे सब भरने, वो 30 साल लेता है मतलब कंप्लीट होने में। तो यही है इसका प्रॉब्लम। ये ऐसा नहीं है कि बचपन में जैसे स्कूल में पढ़ा दिया जाता है कि डैम लगाओ सारा समस्या सॉल्व हो जाएगा, नहीं। ये मतलब एक तो ये समस्या लंबे समय तक सॉल्व नहीं कर सकता है, दूसरा जो इतना नुकसान करता है ये लोगों को तुरंत दिखने लगा, तुरंत। मतलब कि हमने आज डैम बनाया और कल यहाँ के लोग बर्बाद हो गए। और जितना जिन लोगों की ज़मीन गई हो वो उनसे उनसे पूछने से भी आप बोलोगे नहीं कहीं रीलोकेट कर, कहाँ आप रीलोकेट कर दोगे। मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक दो लोग को हटाना है, कई लाख लोगों को आपको हटाना पड़ जाता है भारत के केस में। तो समझ सकते हैं कि ये मतलब एक औजार है जो हम लोग को काफ़ी समस्या सॉल्व करने देता है, लेकिन ये एकदम साफ औजार नहीं है। तो
तो अब बात करते हैं कि भविष्य में क्या किया जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कि हमें इसका डिज़ाइन को बेटर करना होगा, और इसका बेटर डिज़ाइन करने का ये फ़ायदा नहीं है कि मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। इसका बेटर डिज़ाइन करने से ये भी फ़ायदा होगा कि सिल्ट जो जमा हो जाती है, जैसे पानी के समुंदर हो चाहे इधर हो, नदी हो, हमेशा नीचे एक छोटा सा परत चलता रहता है, रुका नहीं रहता है। और नदी में आपने इतना बड़ा सा ब्लॉक लगा दिया कि वो परत अब वहीं जमा होने लगा, वहाँ पे सिल्ट जमा होने लगता है, धीरे 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 खूब जमा हो जाता है, और वो डैम का पावर कम कर देता है। और अगर बुरे केस में वो टरबाइन में पहुंच गया तो टरबाइन गया आपका। तो हम लोग को डिज़ाइन में काफ़ी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। थैंकफुली हमारा मतलब अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि अच्छे डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं जो सिल्ट उल्ट को मैनेज कर सके। और फ्लडिंग के केस में एक बाईपास बनाने के काम चल रहा है कि सीधे बाईपास को दो, मतलब बारिश में एकदम सीरियस फ्लडिंग हो गई, सीधे वो बहने दो, फ्लडिंग को रोको मत, क्योंकि फ्लडिंग पे काफ़ी सारा चीज़ डिपेंड करता है। कंट्रोल रखो, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम जो कहते हो अगर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगे तो बात अलग है, लेकिन फ्लडिंग हो मतलब ताकि उससे नेचुरल साइकिल वापस आने लगे। और हम लोग को बायो इम्पैक्ट को काफ़ी घटाना पड़ेगा। बायो इम्पैक्ट को घटाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले ये मछुआरे ऐसे नहीं है कि एक मछुआरा है, आप बात कर रहे हो कि लाखों करोड़ों लोग के मछली से सीधा लेना देना है। कुछ लोग खा रहे हैं और कुछ लोग या मतलब उससे रोजी रोटी चला रहे हैं, तो उनको आप एकाएक हटा नहीं सकते कि बट चलो हट जाओ, मेरा को बिजली चाहिए तो तुम भूखे मारो, ऐसे आप नहीं कर सकते। तो काफ़ी जगह पे आपको फिश लैडर देखने को मिल जाएगा, और यूएस इस पर काफ़ी मेहनत किया, और उनका मतलब सैमन का जो फिश है उसका पॉपुलेशन एकदम जीरो होने पे आ गया था, एक्सटिंक्ट लेवल पे जाने वाले थे। लेकिन फिश लैडर बना बना के काफ़ी सारे डैम को बाईपास करके इन्होंने वापस उनका पॉपुलेशन को धीरे से वापस उठाने की कोशिश की जा रही है। तो ये समझिए हम लोग को बायोलॉजिकल इम्पैक्ट को घटाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम ही लोग भूखे चले जाएंगे। अब बात करते हैं कि हम लोग इसको कहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे अब सोच बनाना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखा हो, देखो डैम्स को आजकल बहुत नेगेटिव तौर पर बताया जाता है। उसका एक कारण है कि हम लोग बिना सोचे समझे लगा दिए, जहाँ देखो वहाँ लगा दिए। जैसे ये ब्रह्मपुत्रा बेसिन में, गंगा बेसिन में, ये सब एक पहाड़ी एरिया में जहाँ देखो वहाँ बना दिया। मतलब आपको नदी फॉलो आप नहीं कर सकते क्योंकि सब जगह टनल बना बना के उसको डाइवर्ट किया हुआ है। और प्रॉब्लम ये है कि ये लोग स्कैम कर दिए, पूरा भारत को ही स्कैम कर डाले। कि जैसे प्लांट का हुआ, पॉलिटिशियन सोचता है कि हम यहाँ पावर प्लांट बनाएंगे तो इस बात से मतलब मेरा री इलेक्शन होगा, तो वो तो कर देता है। और पावर प्लांट को बताया जाता है अरे ये 20 मेगावाट दे देगा, चलो ठीक है 20 मेगावाट आप बोल रहे हो, ठीक है 20 मेगावाट देगा। जब भी सुप्रीम कोर्ट चेक कर रहा है, आप तो आज तक 10 भी नहीं दिए। और मतलब आप बोल सकते हो कि बाद में घट गया, लेकिन आपने स्टार्टिंग के टाइम से ही आपने कभी नहीं दिया। मतलब आप 20 का मतलब लोन उठाए हो और आप 10 भी नहीं दे रहे हो, कहाँ से करा? मतलब करीब 500-600 छोटे छोटे डैम्स को हटाने की बात आ गई, क्योंकि मतलब सबके सब घोटाला कर रहे थे। तो यही समझिए कि हम लोग डैम को बस ऐसे लगा नहीं लो कहीं पे भी कि बस लगा देते हैं डैम, बहुत सोच समझ के। और इसे मतलब एक अच्छा मतलब घातक औजार की तरह इस्तेमाल करना होगा, नहीं हवा महल का नहीं ये चीज़ है कि बस कहीं भी लगा दो कुछ नुकसान नहीं होगा, सोच समझ के। जैसे काफ़ी लोगों का कहना है कि कुछ बड़े डैम ज़्यादा बेटर होता है ना कि कई सारे छोटे डैम। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आपको बायोलॉजिकल लाइफ को इंपॉर्टेंट रखना है तो कई सारे छोटे होते हैं। अब आपको बैलेंस करना है, क्योंकि बस ऐसे बस चले जाइए नहीं हो, वो आपको नुकसान होगा, आपका खेती खत्म हो जाएगा, और खेती खत्म होगा तब तो अच्छे अच्छे लोग खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका भविष्य में बस आंख मूंद करके इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सोल्यूशन आने लगे हैं, इंजीनियरिंग डिजाइन बेटर होने लगे हैं, तो गाड़ी तो खुल चुकी है, लेकिन अब हम लोग को मतलब थोड़ा सा संयम के साथ इसको अप्रोच करना होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन हाइड्रो डैम्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले वो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा ही जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।